आईटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भारतीय संविधान में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर चौथा। इससे पहले हमने आपको 3 टेस्ट करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उन सारे सेट को देख सकते हैं। साथ ही जो हमारा सेट होगा उसके 5वां, उसका आप टॉपिक नोट कर सकते हैं। उसमें हम 2 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। एक तो आपका जो डीपीएसपी का पोर्शन है यानी नीति निर्देशक तत्व, तो हम वो कवर करेंगे। साथ साथ जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वहां के क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पे आप जानते हैं फंडामेंटल राइट में जो रीट जारी करने की शक्तियां हैं हम लोग वो करेंगे, और फंडामेंटल राइट की विशेषताएं क्या होती हैं हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो ये वाली टॉपिक जो होगी इस पर हम लोग सेट नंबर 5वें में चर्चा करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं सेट नंबर तीसरे में हमारा जो है रह गया था 10 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग उस 10 क्वेश्चन को करेंगे और इसका जो 40 क्वेश्चन हम लोग वो करेंगे, यानी आज टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, छोड़ नहीं सकते क्योंकि हर एक जो है वीडियो एक दूसरे से लिंक है साथियों, ठीक है। तो चलिए कल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कल के सेशन में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया था। अब यहाँ से आगे के जो सवाल हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 से आज हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चन कल का, फिर 40 क्वेश्चन आज का। देखिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति या जनजाति के उत्थान के लिए सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्था तथा निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का उपबंध किया गया है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, किसका साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं या नहीं सही है? तो आप जानते हैं साथी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि 15(5) में ये वाला उपबंध दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। सी हो जाएगा इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर, ठीक है। देखेंगे अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है। इसके तहत सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान तथा निजी शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण का उपबंध किया गया है। और आप जानते हैं अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है साथी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 15 अथवा अनुच्छेद 19(1)(6) अथवा अनुच्छेद 29(2) राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगा। ऐसा कौन से वाले आर्टिकल में कहा गया? तो अभी आप जानते हैं यह आर्टिकल 2019 में जोड़ा गया है, ठीक है। और इसके लिए भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ है जिसे आप बोलते हो 103वां संविधान संशोधन, और भारतीय संविधान में 15(6) जोड़ा गया है। कौन सा जोड़ा गया है? 15(6), जहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाला जो सिस्टम है साथियों वो लागू किया जाता है। तो वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 15(6) पहली बात तो याद रखेंगे कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया है कि भाई सुनो, देखो जो भी बातें आपने अनुच्छेद 15 में अभी तक पढ़ा, चाहे वो आपका 15(1) रहा हो, चाहे वो आपने 15(2) पढ़ा है, 15(3) आपने पढ़ा, 15(4) आपने पढ़ा, अभी आपने 15(5) भी देख लिया है। इस समय ऊपर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इतना ऊपर पढ़ा चुका हूँ, इसको अभी पढ़ाया हूँ। और 15(6) ये जोड़ा जा रहा है कब? 2019 में। तो ये कह रहा है कि भाई देखो जो ये 15(6) है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम कोई ये जो है 15(6), ठीक है, वह अनुच्छेद 15, चाहे वो 15(1), 2, 3, 4, 5 कोई भी हो, और अनुच्छेद 19(1)(6) और अनुच्छेद 29(2), ठीक है, ये सभी लोग मिल करके राज्य को नागरिक के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेंगे, यानी नहीं रोकेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि राज्य चाहे तो वो ईडब्ल्यूएस के लिए कोई विशेष कोटा लगा सकते हैं। आप ये नहीं कहोगे कि सर अनुच्छेद 15(1) के तहत यह जो है लिंग के आधार पे या किसी भी आधार पे भेदभाव है, आप नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि चाहे 15 की कोई बात हो, चाहे 19(6) की कोई बात हो, चाहे 29(2) की बात हो, उसके आधार पर आप इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी के तहत साथ ही निजी शैक्षिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में
ऐसे वर्गों के लिए 10% सीटों के आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकता है। इसमें साथियों निजी शिक्षा संस्थान भी शामिल हैं। अन्य जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें प्रवेश को लेकर के भी ये किया जा सकता है। ठीक है, अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सवाल है पर पेपर में आता है तो आप तुरंत इसका जवाब दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा साथी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो आप जानते हैं कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 16 ये काम करता है साथी। अनुच्छेद 16 में भी 6 बातें हैं पर हम 2 ही बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 2 ही आर्टिकल। तो 16 का 1, 16 का 2 और 16 का 2 ही पेपर में बार बार आता है और यहाँ पे गलती लोग बना के आते हैं 16 का 1 मार के। ध्यान रखिएगा 16 का 1 क्या कहता है? इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर, राज्य का मतलब वही है आर्टिकल 12 में जो बात लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन और या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। लेकिन यहीं पर 16 में 2 कहा गया, इसको आप ध्यान से समझ लेना। कहा गया कि राज्य के धन किसी नियोजन या पद के लिए केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही उससे विभेद किया जाएगा। तो ये वाला याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपसे 16 का 2 ही पूछा जाता है लेकिन लोग 16 का 1 मार के आते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत व उससे उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप बता दोगे। इसका जवाब कहोगे सर आर्टिकल नंबर 17 में ये बात है। देखिए कुछ छोड़ना नहीं है, इसीलिए बेसिक टू एडवांस हर क्वेश्चन कराएंगे साहब। ठीक है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। इसमें कहा गया कि अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार क्या होगा साथी? दंडनीय होगा। संसद इस संदर्भ में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 जारी किया। अच्छा याद रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम जारी कब किया गया था? तो मेरे भाई 1955 में। ठीक है, 1976 में इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। हो सकता है आपसे पूछे कि यह कब जारी किया गया, तो आप बताइएगा 1955 में। हालांकि अस्पृश्यता शब्द ना तो भारतीय संविधान में और ना ही किसी अधिनियम में वर्णित किया गया है। ठीक है, मतलब ये कहीं पर इसका वर्णन नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस वाद में अस्पृश्यता उन्मूलन के संबंध में कहा गया है कि यह अधिकार निजी व्यक्ति, ठीक है, यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। सबकी जिम्मेदारी है कि इस तरह से जो मानवीय गरिमा का उल्लंघन करता हो उसे खत्म करने की कोशिश किया जाए। खास करके जनरेशन जेड की जिम्मेदारी तो बहुत बनती है। तो साथियों पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ भारत 1982 में ये बात कहा गया। तो इसको जरा नोट करिए क्योंकि आप जानते हैं हमसे वाद का भी सवाल आएगा। तो यहाँ पे 17 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वाद है, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम यूनियन ऑफ भारत संघ 1982, जिसमें न्यायपालिका ने कहा कि जो यह अस्पृश्यता उन्मूलन का अधिकार है, यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। तो मेरे भाई बी आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब साथियों। ठीक है, याद रखेंगे। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि से सम्मानित करने से रोकता है? और इसमें आप जानते हैं 2 प्रकार की उपाधियां नहीं है, सैन्य या शैक्षणिक उपाधि को छोड़ करके। तो उपाधियों का अंत कहाँ किया गया? तो आप कहोगे सर उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 में किया गया। तो इस प्रकार से बी हो जाएगा आपका सही जवाब। देखिएगा यहाँ पे 3-4 बातें हैं, आप एक बार समझ लीजिए, बात खत्म हो जाएगा। क्या क्या है 3-4 बातें उसे समझते हैं। देखिएगा 18 का 1 क्या कहता है? 18 का 1 कहता है भाई सुनो, जो राज्य होंगी, राज्य का मतलब आर्टिकल 12 में जो बातें दी गई हैं, सेना या विद्या से संबंधित सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, 18(2) क्या कहता है? कहता है कि भाई देखो, अगर तुम कोई भारत का कोई नागरिक, मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है जो कि भारत का है, ठीक है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, मतलब इसे अमेरिका अगर कोई उपाधि देना चाहे तो वो नहीं दे सकती, ए नाम का व्यक्ति इससे उपाधि नहीं ले सकता है, याद रखिए। ठीक है, 18(3) क्या कहता है? कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति आया है भारत के अंदर साथी, जिसका नाम है सी नाम का कोई व्यक्ति है और भारत का नहीं है, ये है भाई जापान का, मान लेते हैं जापान का है,
लेकिन ये आया कहाँ पे है, भारत में है। ठीक है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण किया हुआ है। मान लीजिए कि गूगल का सीईओ इसको बना देते हैं भारत में है, मतलब मान लीजिए किसी कंपनी का यहाँ पे कोई कर्मचारी के रूप में ये काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा भारत में है, लाभ का पद धारण किया हुआ है साथी। ठीक है, धारण किए हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर सी को जापान सरकार कोई उपाधि देनी चाहे तो सी उस उपाधि को नहीं लेगा। इसके लिए सी को किससे पूछना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। तो बिना प्रेसिडेंट के मर्जी के सी जो है भले ही जापान का है उपाधि नहीं ले सकता है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर क्या है, किसी लाभ के पद पर है। ये बात क्लियर है ना, 18(3) में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे ही हमारा जो 18(4) है साथियों, वो कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में भेंट की गई कोई उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी अगर भारत का कोई व्यक्ति विदेश में है, मान लीजिए कि सी अब भारत का है, रह रहा है जापान में, तो सी भी कोई उपाधि नहीं ले सकता। यानी हमारे यहाँ हो तब वो ना ले सके लो, हमारे व्यक्ति दूसरे यहाँ हो तब वो ना ले सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों अंतर होता है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगला, कहरा साथी के निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री की संवैधानिकता वैधता को उचित ठहराया था। माने कि ये जो उपाधियां होती हैं, अब देखिए आपको ध्यान होगा कि कहा गया कि राज्य कोई ऐसी उपाधि नहीं प्रदान करेगी सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधि के सिवाय। ठीक है, तो आपको सर पद्म पुरस्कार तो दिया जाता है, तो क्या ये राज्य का मतलब तो सरकार से होता है, तो क्या ये पुरस्कार नहीं हुआ? तो न्यायालय ने एक केस में कहा कि भाई सुनो, ये पुरस्कार नहीं, उपाधि नहीं है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला 1995 में न्यायालय ने कहा कि जो ये पुरस्कार जो है पुरस्कार उपाधि नहीं है। कौन से पुरस्कार? पद्म पुरस्कार, मतलब जो ये तीनों पुरस्कार होते हैं साथी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, और उसे संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया न्यायपालिका के द्वारा। तो ये हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब साथियों। ठीक है, तो ये बालाजी राघवन का केस याद रखिएगा। इस केस में 1995 में हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की संवैधानिकता को वैधता उचित ठहराया, मतलब वैधता को उचित ठहराया। इसमें न्यायालय ने कहा कि पुरस्कार उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इनसे उल्लंघन नहीं होता है। एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या साथी 120 है। इसमें मरणोपरांत वाला शामिल नहीं है, मरणोपरांत जो दिया जाता है वो शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि 120 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मरणोपरांत इसमें शामिल नहीं होता। हालांकि हमारे लिए सिर्फ बालाजी राघवन केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक में दिया गया है? तो साथियों आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 तक, देखिए समानता का अधिकार हमने पढ़ लिया, आप एक बार प्लीज रिवीजन कर लेना। समानता का अधिकार आपने पढ़ा अनुच्छेद 14 से 18 तक, हमने 14 से 18 तक में समानता का अधिकार पढ़ा। अब हम जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक चलेंगे साथी। अनुच्छेद 19 से 22 तक में हम इसमें स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। तो आइए अब हम 19 से 22 के प्रावधान को पढ़ते हैं। देखिए साथियों 19 से 22 में क्या है, एक झलक देख लेते हैं। सबसे पहले तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हैं। ठीक है, किसी चीज को बताने, बोलने, करने, प्रदर्शन से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, जबकि 21 जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। 21 का जो है शिक्षा का अधिकार है साथी। फिर 22 जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण देता है। तो ये तो हो गई इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी। अब हम डीपली चलते हैं इन सारे विषय के अंदर। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ऐसे ही पेपर में पूछा गया था, तो आप इसे ऐसे ही रटेंगे। करा साथी के निम्नलिखित तो बंधों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे संविधान में वर्णित हैं। तो आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा भारतीय संविधान, तो अनुच्छेद 19 में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 19(1) में कई सारी पॉइंट दी गई है। अनुच्छेद 19(1) का क दिया गया है, फिर ख दिया गया है, फिर घ दिया गया है, फिर अंगा दिया गया है साथी, च दिया गया है। ठीक है, फिर छ दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो क ख ग घ अंगा च छ भी दिया गया है, लेकिन कुछ इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, कुछ इसमें से हटा भी दिया गया है। कौन कौन से हटे हैं उसकी बात अभी हम लोग करेंगे साथियों। ठीक है, तो इसमें 19(1) में कई सारे अधिकार दिए गए हैं। अब इसी 19(1) में कुछ अधिकारों का वर्णन किया गया है। जैसे 19(1) का पहला यानी 19(1) क में दिया गया है
कि व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति यानी अपनी बात को रखने और उसे प्रदर्शित करने का अधिकार होगा। 19(1) ख में कहा गया यानी दूसरे में कहा गया कि हमें जो है शांतिपूर्वक निरायुद्ध यानी बिना किसी हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार होगा। ठीक है, इसी में ये बात कहा गया है, याद रखिएगा, इसी आर्टिकल में मतलब ये गए में ये बात कहा गया है कि हमें संगम और संघ बनाने का भी अधिकार होगा। यानी हम कुछ लोगों को मिला करके कोई ग्रुप बना सकते हैं। तो 1 2 3 लगातार हो गया। इसी में घ नाम का एक और है साथियों, क ख ग घ घ घ जोड़ दिए साथी। ठीक है, घ में कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में हम निर्बाध रूप से विचरण कर सकते हैं, सभी जगह आ जा सकते हैं। तो अगर आप ध्यान रखेंगे साथी तो ये एकदम से क्रम से है, 1 2 3 और 4 एकदम क्रम से है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा साथी सही जवाब। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखते हैं इसके व्याख्या को एक बार समझ लेते हैं। अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है साथ। कौन कौन से 6 अधिकार हैं समझते हैं। सबसे पहले तो 19(1) क में क्या कहा गया है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। हमें अपनी बात को रखने, अपने विचार को प्रस्तुत करने, उसे किसी भी रूप में प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 19(1) ख कहता है कि शांतिपूर्वक, ठीक है, निरायुध का मतलब बिना किसी शस्त्र के हमें सम्मेलन करने का, एकत्रित होने का, ठीक है, या कह सकते हैं कि साथी एकत्रित होने का अधिकार मिलता है शांतिपूर्वक। लेकिन ठीक है, 19(1) ग क्या कहता है, 19(1) का ग कहता है साथी कि संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। हम किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो सब भी इसी के अंतर्गत बनाई जाती हैं। 19(1) घ कहता है साथी कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार इसमें दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे याद रखना होगा साथी, ये जो दिया गया है बस जाने और निवास करने का अधिकार, इसे थोड़ा सा आप अलग कर लीजिए, क्योंकि घूमने का अधिकार अलग है और ये वाला अधिकार अलग है। टापी ने गलती कर दिया, इसे अलग कर दीजिए। ठीक है, सिंपल सा समझिएगा। 19(1) घ में क्या कहा गया है, 19(1) घ में कहा गया है कि भाई आप भारत के किसी भी भूभाग में आ जा सकते हैं। क्लियर है क्या, भारत के किसी भी भूभाग में आप आ जा सकते हैं, ये बात 19(1) घ में कहा गया है। जबकि अंगा में क्या कहा गया है कि भाई देखो आप भारत के भूभाग में कहीं भी बस सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे सही करा दूंगा। अंगा में ये हो जाएगा, ये यहाँ पे चय हो जाएगा, गलत हो जाता है गलती। ठीक है, तो अंगा में क्या कहा गया कि आप कहीं भी बस सकते हैं, जबकि घ में कहा गया आप कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, और चय में क्या कहता है कि आपका जो मन करे वो आवृत्ति अपनाइए, चाहे जौन रोजगार आप खोल लीजिए, चाहे इंटरनेट में फॉर्म भरिए, चाहे सब्जी दुकान खोल लीजिए, कोई भी आप व्यापार करिए, कोई भी आप कारोबार कर सकते हैं, वो आपको अधिकार 19(1) चय के तहत दिया गया। आप इसे क्लियर कर लीजिएगा प्लीज। ये अंगा है बसने का अधिकार, और घ है कहीं भी घूमने का अधिकार, और चय है कोई भी रोजगार करने का अधिकार। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसे हम लोग याद कर लेंगे। सबसे पहले क्या हमने बोलना सीखा, फिर हमने क्या बना लिया, 4-5 लोग हमसे मिल गए, मान लीजिए आप बम्बई गए तो आपने बोलना शुरू किया, आपने संघ बना लिया, आप कई लोग आपकी पहचानी बन गए। ठीक है, फिर शांतिपूर्ण आपने सम्मेलन करना स्टार्ट कर दिया, लोग आपसे मिलने गए। फिर उसके बाद आपने लोगों के साथ क्या किया, एक ग्रुप बना लिया साथी। सॉरी माफ करिएगा, देखिए मान लीजिए आप महाराष्ट्र रहते हैं, फिर वहां पे आपने बोलना वगैरह स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पॉलिटिशियन है आप लोग, फिर आप सम्मेलन में पार्ट लेने लगे, भाई सम्मेलन में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। फिर इससे आपको लोग पहचाने, फिर उसके बाद आपने क्या किया, लोगों का एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, एक संघ बना लिया। ठीक है, फिर अब आप संघ बना करके देश में घूमना चाहते हैं, तो भाई आप संचरण कर सकते हैं पूरे देश में। ठीक है, आपको लगा कि आप उत्तर प्रदेश में रुक जाते हैं, बहुत सेफ्टी है, तो आप उत्तर प्रदेश में रुक गए। फिर आपने सोचा यार चलो कोई व्यापार कर लेते हैं, काम यही सेटलमेंट हो जाएगा, आपने यहाँ पर फिर से व्यापार कर लिया। तो ये पूरा साइकिल आपको ध्यान रखना होगा, इसी को एग्जाम में चिपका देना है। अगला प्रश्न है साथी, और सेट 3 का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माने आप कहोगे सर अच्छा 19(1) का भाई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यही तो है, यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। बिल्कुल, एक अभी हाल ही में चर्चा में थी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, नेहा सिंह राठौर करके कोई गायिका है, उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया था, क्योंकि हमारे रिश्ते जो है पाकिस्तान के साथ डैमेज हैं, तो उस पर कोई कुछ नहीं कह सकता।
आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो हाँ भाई, लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। दोनों स्थिति है मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा दोस्त यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, समझिए। बात करेंगे अनुच्छेद 2 को लेकर के, तो अनुच्छेद 19(2) क्या कहता है? इसके तहत राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध निम्नलिखित आधारों पर लगाया जा सकता है। जैसे अगर आपके भाषण से भारत की संप्रभुता या अखंडता को नुकसान पहुंचता हो, राज्य की सुरक्षा खतरे में हो, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध खराब होते हो, सार्वजनिक व्यवस्था भंग होती हो, शालीनता या नैतिकता डिस्टर्ब होता हो, न्यायालय की अवमानना, कोर्ट ऑफ जो है कंटेंट हो रहा हो, मानहानि, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बेइज्जती हो रही हो, जैसे अभी एसएससी वाले टीचरों की चल रही है, किसी अपराध के लिए उकसाना, यानी अपराध करने के लिए आपके आवाज में, आपके भाषण में उत्साहिता दिख रहा हो, तो आप पर प्रतिबंध लग सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत साथ ही जब आपातकाल की घोषणा होती है, होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार क्या होते जाते हैं? स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं साथी। ठीक है, ये यहीं पर खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं साथी अपना जो चौथा सेट है उसके क्वेश्चन को करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सेट नंबर 4 के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, वहीं से कंटिन्यू करेंगे, आर्टिकल 19 से ही आगे बढ़ते हैं। कह साथी निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है? अच्छा, अब आप देखिएगा आर्टिकल 19 के 1 के क में दिया गया है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आप माने बोलने की और अपने विचारों की यानी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता। अब इसके अंदर कौन कौन सी बातें आ जाती हैं वो आगे हम लोग अब समझेंगे। जैसे इसमें हम लोग 19(1) क में हम पढ़ेंगे तो हमें प्रेस की स्वतंत्रता भी मिल जाती है। 19(1) क के तहत ही हमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी मिली हुई है। ये सारी स्वतंत्रता आती है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। इंटरनेट या सोशल मीडिया पे सूचना या वीडियो पोस्ट करने की स्वतंत्रता, यह हमें अनुच्छेद 19(1) क जो कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके तहत मिल जाती है। यानी ये सारी जो चीजें दी हैं वो सभी के सभी साथियों 19(1) क के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में आती हैं। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं आती हैं, जैसे ये तो आपने देख लिया, विचारों को प्रसारित करना है, चाहे टीवी पर चिल्लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेस, व्यवसायिक विज्ञापन, अपना एड लगाइए जी भर के, जनता को गुमराह करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, अब देखिए ये कहां दिया हुआ है, तो आपको सर 19(1) क में दिया गया है, ध्यान रखेंगे सर। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, ये भी। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर सूचना या वीडियो पोस्ट करने का अधिकार, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद करने के खिलाफ अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। अच्छा, आरटीआई वाला ये दिया गया है साथी, आप याद रखेंगे ये आर्टिकल 21 में आएगा, लेकिन ये सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है और वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही पार्ट है, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला अगर मान लीजिए पूछ ले कि कहां कहां दिया गया है, तो हम 19(1) ख को भी पकड़ेंगे और वहां पर भी पकड़ेंगे अभी आगे। ठीक है, सुनिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा है जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है? अच्छा, अलग से पूछ रहा है। सरकारी गतिविधियों को जानकारी का अधिकार, आप कहोगे हाँ सर ये तो निहित है। शांति का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, तो आप कहोगे सर संगम या संघ बनाने वाला थोड़ा काट रहा है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने 19(1) ख में पढ़ा था और यहाँ पूछ रहा है कि ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। ये वाला कह रहा साथी कि ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, जबकि हम लोग जानते हैं इस चीज को कि संगम वाला जो ये पार्ट दिया गया है ये तो 19(1) ख में दिया गया था साहब, है ना, तो ये वाला नहीं होगा। तीसरा जहां जहां दिख रहा है वो काट दीजिए। शांति का अधिकार हमें मिला है बिल्कुल, तो 1 और 2 हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। मेरे भाई लगा दीजिए बी वाला आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में और क्या क्या शामिल है। सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार है, शांति का अधिकार है, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार है, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार है लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर शिक्षा का माध्यम यानी कक्षा 5 तक हम कौन से माध्यम में पढ़ेंगे वो हमारा अधिकार है। सोचिए, लिंग पहचान व्यक्त करने का अधिकार है, आलोचना का जवाब देने का भी अधिकार हमें है। ये सब कहां से मिलता है, तो आप कहोगे सर अनुच्छेद 19(1) क के तहत मिलता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए साथी, एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, कौन सा कह रहा है कि निहित नहीं है। अब तो आप मुझे बताइए, तो आप कहोगे सर ये सोशल मीडिया वाला तो बिल्कुल निहित है।
इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार है। इसका क्या मतलब इंटरनेट तक सूचना प्राप्त करने का अधिकार हमें है कि नहीं है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। तो आप कहो सर ये वाला अधिकार पोस्ट करने का अधिकार है, क्या कहा है कि नहीं है, निहित नहीं है। तो ये भी है, ये भी है। कैसे जवाब दिया जाए, क्योंकि ये भी निहित है साथी। तो निहित तो दोनों है और कह रहा है कि नहीं है, तो जवाब दे दीजिए ना तो एक ना ही दो, क्योंकि ये दोनों निहित है और हमसे नहीं शब्द पूछा गया है। तो मेरे भाई इस कार्ड से हमें डी आंसर ही चुनना होगा, क्योंकि ना तो एक ना तो दो, ये दोनों ही निहित है। यानी पेपर में कह रहा है कि नहीं है तो ये दोनों है, इसीलिए हमें ना तो एक ना तो दो पर टिक मानना होगा। ऐसे सवाल जब आए तो थोड़ा रुक जाइए, ठीक है, जवाब जल्दबाजी में गलती हो सकता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर वाक एवं अद्वैत की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। भाई लगा सकता है प्रतिबंध, जो मन वो नहीं आप कर सकते हैं। नहीं सर, भारत की अगर एकता संप्रभुता डिस्टर्ब होगी तो लगा सकता है कि नहीं, आपको लगा सकता है सर। राज्य की सुरक्षा पर लगा सकता है, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध डिस्टर्ब होगा तभी भी लगा देगा। अच्छा ये सवाल कूट करके पूछ सकता है, ध्यान रखना। डी आंसर लगा दीजिए सर, ये तीनों कारण हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और कोई कारण है? हाँ सर। कौन सा कारण? सार्वजनिक आदेश के खिलाफ, नैतिकता की स्थापना के खिलाफ, न्यायालय की अवमानना करेंगे तब हो, किसी अपराध में संलिप्तता, अगर आपकी भाषा से आपकी वाणी से कोई आपराधिक शब्द निकल रहा है तब पर भी आपके ऊपर प्रतिबंध लग सकती है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता में सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन शामिल है। तो हाँ बिल्कुल ये बात तो है ही, शामिल हो सकते हैं। ठीक है साथी, इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर किया जा सकता है, वो भी बिना हथियार के, निरायुध सम्मेलन। आपने अभी पढ़ा तो आप कहोगे हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये थोड़ा बढ़ा लीजिए क्वेश्चन को, तो सी आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है, ये बात आपने पढ़ा। इसमें सार्वजनिक बैठक में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन का अधिकार भी शामिल है। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर और बिना हथियार के निरायुद्ध किया जा सकता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन के अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है साथियों। राज्य इस पर दो आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। कौन से दो आधार हैं? भारत की एकता और अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश को अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो, संबंधित क्षेत्र में अगर यातायात नियंत्रण डिस्टर्ब हो रहा है, तब आप वहां उस क्षेत्र में जो है, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहां पे जाने से यातायात डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्राधिकरण लोग उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं साथी। ठीक है, क्योंकि राज्य में वो सारे निकाय वगैरह सब लोग आते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कई बार नगर निगम वाले चाप देते हैं लोगों को जो सम्मेलन करने जाते हैं, भले शांतिपूर्वक सम्मेलन हो, लेकिन अगर यातायात डिस्टर्ब होगा तो वो लोग थोड़ा डिस्टर्ब कर देंगे। मेरे दोस्त, एक अधिनियम है आपराधिक व्यवस्था, ठीक है, इसकी धारा 144 के अंतर्गत कह रहा है कि किसी संगठित बैठक को, मान लीजिए कि कोई बैठक हो रही है, किसी व्यवधान के तहत, ठीक है, किसी व्यवधान के तहत रोक सकता है, मतलब उस बैठक को नहीं होने दे सकते हैं। ऐसा काम न्यायाधीश ही कर सकते हैं, साथ ही किसी बैठक को सीधे मना कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे कोई दिक्कत है, आप लोग बैठक नहीं कर सकते। दरोगा संसद ये सब बीच में नहीं आते साथी इन सब काम में। तो सी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। संसद का काम साथी सिर्फ जो है बनाना है, कानून विधि का निर्माण करना है, पालन जो है हम ये जो सिविल सर्विस वाले हैं वही सब करते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 के तहत, ठीक है, अगर लगता है, ठीक है, के तहत एक जो न्यायाधीश होते हैं किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकते हैं। ठीक है, किस आधार पर रोका जा सकता है? मानव जीवन के लिए, अगर माफ करिएगा दोस्तों थोड़ा साउंड देखिए, किस आधार पे और किस आधार पे रोक सकते हैं? देखिए, अगर मानव जीवन के लिए कोई खतरा हो या स्वास्थ्य या फिर सुरक्षा से संबंधित कोई दिक्कत हो, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा हो, तो इन आधार पर भी हम जो है संगठित बैठक को रोक सकते हैं, यानी न्यायाधीश इसको रोक सकते हैं। अगला, अबाध संचरण की स्वतंत्रता, आप जानते हैं ये भी हमारा अनुच्छेद 19(1) के तहत मिला हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, कौन सा बात सही होगा इसमें। कह रहा है कि साथियों, भारत
सभी नागरिकों के लिए एक है, यह अधिकार इस बात पर बल देता है। जाहिर सी बात है, हम अगर पूरे भारत में घूम सकते हैं तो ये बात इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। सही है। इसमें देश के बाहर घूमने की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। तो अभी आपने पूछा देश के अंदर कहीं भी हम संचरण कर सकते हैं, तो बाहर का अधिकार नहीं है साथी, केवल देश के अंदर संचरण का अधिकार है। पहला हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर दिखेगा। तो अबाध संचरण के अधिकार में ये बात बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक जैसा है भाई। इसमें केवल देश के आंतरिक भाग में संचरण कर सकते हैं। अगर बाहर जाना है तो आपको उसके लिए प्राण योग देही स्वतंत्रता के तहत अनुच्छेद 21 के तहत, आप जानते हैं मेनका गांधी वाले केस में ये बात उठा था, देश से बाहर जाने और बाहर से वापस राज्य में आने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत हमें मिली हुई है, ना कि अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यापार व्यवसाय या पेशे की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार की व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता के तहत संरक्षण प्राप्त है। यानी साथियों, हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो एक मामला आया था, अनुराधा भसीन का केस है साथियों। ये केस 2020 का भी हाल ही में ये केस आया हुआ था, अभी तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। तो उसमें ये बात व्यवसाय और आदि की स्वतंत्रता, जो कि आप जानते हैं 19(1) में दिया गया है, उसके तहत आता है साथी। ठीक है। तो अनुराधा भसीन के केस में न्यायालय ने कहा, क्या कहा भाई? इस केस में न्यायालय ने कहा भाई सुनो, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पेशे का अभ्यास करना, ठीक है, या किसी भी व्यापार व्यवसाय या पेशे को करने की स्वतंत्रता को व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का उल्लेख के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। ठीक है। आप ऑनलाइन तरीके से चाहे रील बनाइए, चाहे जो करिए, कोई आपको रोक नहीं सकता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। न्यायालय ने ऐसा कहा। ठीक है। अलग बात है सरकार एप्लीकेशन में बंद करा दे, वो अलग बात है। अगला दोस्तों, हर एक मामले पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर प्रतिबंध नहीं लग सकता है, इसलिए गलती सोच समझ के करना। भारतीय संविधान के डाट में अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का उपबंध किया गया है। तो ऐसा कौन से आर्टिकल में किया गया? तो आपको सर अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अभी तो आपने बताया था कि अनुच्छेद 20 में ऐसा किया गया। इसका क्या मतलब है साथी? देखिएगा, अनुच्छेद 20 कहता है कि भाई यह अनुच्छेद किसी भी अभियुक्त या दोषी को, मान लीजिए कोई अभियुक्त है या कोई दोषी है, वो दोषी करार कर किया जा चुका है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कोई कंपनी परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, मतलब ये सबको प्राप्त है साथी, उसके खिलाफ मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। इसके तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। अभी और क्लियरिटी आएगी इस वाले क्वेश्चन में। देखिए, भारत का संविधान डाट के तहत प्रदान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी को खुद अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल है? तो साथियों यहाँ पे याद रखेंगे आर्टिकल 20 का 3 है, यहाँ पे डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। अब 20 को समझ लीजिए, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 का 1 क्या कहता है? कहता है कि भाई देखो, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये हो गई संविधान की बात। मेरी बात सुनिए, मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है साथी, है ना, ए नाम का व्यक्ति है, इसने बहुत समय पहले, आजादी से बहुत समय पहले, सन 1502 में, मान लीजिए अकबर का समय मान लीजिए 1505 में, ठीक है, तो सन 1505 में इस भाई साहब ने मार दिया किसको? अकबर को। ठीक है, 1605 में से 1605 के लिए अकबर जब मर रहा है तो 1605 में इसने क्या की? अकबर को मार दी। ठीक है, तो उस समय तो कोई कानून नहीं है, आपको पता है। ठीक है साथी, 1860 में आया आईपीसी वगैरह, तो उस समय कोई कानून नहीं है, कोई विधान नहीं है, तो ए नाम का व्यक्ति अभी कोई अपराध नहीं किया है आज के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि उस समय कोई अपराध नहीं है, ऐसे समझिएगा। दूसरे भाषा में मान लीजिए कि आज के समय में आप ले लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और आजकल यूपी में चल रहा साथी ड्रोन चोर। कौन चल रहा है? ड्रोन चोर। ठीक है, मान लीजिए अभी तक हमारे संविधान में ड्रोन चोर के खिलाफ कोई भी ऐसा वो बात नहीं लिखी गई है कि अगर ड्रोन से चोरी हो जाती है घर पे तो उसके लिए क्या अधिनियम होगा, क्या कानून होगा। तो जो ड्रोन चोर ए नाम का जो व्यक्ति है साथी, अभी जो वो अपराध करेगा उसका अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों?
क्योंकि कहा गया है 20 के 1 में किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया है। यानी अभी हमारे यहाँ मान लीजिए कि ड्रोन के द्वारा चोरी करना अपराध घोषित नहीं किया गया है कानून में, तो ये वाला व्यक्ति 20(1) के तहत अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा, क्योंकि जिस समय ये चोरी कर रहा है उस समय कानून ही नहीं है ड्रोन से चोरी करना। आप समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है। और क्या कहता है, या मान लीजिए कि अपराध है भी ड्रोन से चोरी करना, मान लीजिए कि अपराध बन गया है कि अगर कोई ड्रोन से चोरी करेगा तो उसे 1 साल की सजा मिल जाएगी। ठीक है। अब ड्रोन से बड़ा चोरी कर लेता है तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। आप कुछ समय बाद बदल दीजिए कानून और कह दीजिए कि नहीं अब सजा 5 साल मिलेगा, तो जो 1 साल की सजा पा गया है उसकी सजा 4 साल और बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समझिए बात को। ठीक है। जो सजा उस समय तय किया गया था वही सजा मिलेगी, जो कानून उस समय था अगर वो चोरी का केस बनता था तो 20(1) के तहत वही बात हो जाएगी। ठीक है। मतलब कि अपराध के करते समय अगर आपका वो कानूनन अपराध है वो काम करना तो अपराधी आप हो जाएंगे। जो सजा आज के समय में है उस अपराध के लिए वही सजा आपको मिलेगा। अनुच्छेद 20(2) ऐसा कहता है, अलग से कोई सजा आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है? ये कहता है कि देखिए किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार अभियोजित माने बुलाया और दंडित नहीं किया जाएगा। ये नहीं है कि ए नाम का कोई व्यक्ति बेचारा चोरी करके 5 साल की सजा काटा, जैसे बाहर निकला फिर से उसे लोग देखें बोले न्यायालय में जाकर के 5 साल की और सजा दो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। एक बार में एक सजा के लिए इकट्ठे सजा मिलेगी। अनुच्छेद 20(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने ही विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि अपने ही खिलाफ कोई गवाही दो, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये बात 20(3) में दिया गया था। अगला प्रश्न सर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता? माने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, यानी ये साथियों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ये बात लिखी गई है। सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी साथियों राइट आंसर। इसमें अनुच्छेद 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, इसमें घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं वंचित किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ये शब्द है हमने यह जापान के संविधान से लिया है। ये बात हमसे एसआई में पिछली बार 2021 में पूछा गया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहां से लिया गया, तो साथी आप जानते हैं यह जापान के संविधान से लिया गया है। ये सवाल 2021 में बहुत पूछा जा रहा था, हर सेट में लगभग आया था। किस वाद में न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? अभी हाल ही में आपने देखा न्यायपालिका ने दिव्यांग जन को यानी दिव्यांगता शब्द को भी मौलिक अधिकार में लाया है कि दिव्यांगता जो वर्ड है, याद रखिएगा 2025 का ये केस है साथी, आगे चल के इसकी हम चर्चा करेंगे। यह मौलिक अधिकार में आता है और वो भी कब किसके तहत आता है? आर्टिकल 21 के तहत। जीवन जीने से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब आर्टिकल 21 में आ जाएंगी। चाहे प्रदूषण से कोई बीमार हुआ तभी भी आर्टिकल 21 को हिला दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, ये केस है साथियों 2017 का, जो न्यायमूर्ति रह चुके थे के पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला 2017। ये 2017 का केस है जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। तो आप सही जवाब मारेंगे, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। देखिए के पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 क्या था? इसमें साथियों उच्चतम न्यायालय की 9 संवैधानिक पीठ बनी थी और यह अभिनिर्धारित किया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार, एक मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार साथियों आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 19 के एक अभिन्न अंग के रूप में संरक्षित किया गया है। साथ ही यह साथियों अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी आता है। याद रखिएगा, सेवानिवृत्त थे न्यायाधीश के.एस. पुट्टास्वामी का यह जो याचिका है, याचिका का संबंध आधार कार्ड योजना की संवैधानिकता को लेकर के था कि किसी भी व्यक्ति के, जैसे अभी इस समय सरकार आप जानते हैं मोदी जी कई सारी चीजें वो आधार कार्ड से लिंक कर दिए हैं। क्यों कर दिए भैया? वही जाने, वो ओटीपी अनिवार्य कर दिए, 199 रुपए का रिचार्ज कर दिए। अब क्यों किए वो तो वही जाने, हो सकता है उनको जो है एयरटेल कंपनी से, आप खुद चेक कर लीजिएगा कि जो ये कंपनियां होती हैं टेलीकॉम कंपनियां 2018 में
नरेंद्र मोदी जी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत पैसा दिए हुए हैं। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। तो आप चेक करना कि एयरटेल ने कितना रुपया चंदा दिया है, फिर आप चेक करना कि रिलायंस यानी मुकेश अंबानी ने कितना चंदा दिया है। तो जाहिर सी बात है उस चंदे का कुछ तो फल मिलेगा, और इसका फल मिला है साथी भारतीयों को 199 रुपये से कम का कोई रिचार्ज नहीं है और ओटीपी अनिवार्य है। तो ये सारी चीजें ऐसे ही कि पुट्टा स्वामी ने अपना आधार कार्ड योजना को लेकर के डिस्टर्ब किया था, तो जो है न्यायपालिका ने निजता का अधिकार बीच में ला करके खड़ा कर दिया कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ऐसे ही आधार कार्ड का प्रयोग नहीं किया जा सकता, किसी कंपनी को आप नहीं दे सकते। ये अलग बात है कि चोरी छुपे बेच दिया जाता है, जैसे कोरोना के समय में काफी चर्चा में था, हमारा आधार कार्ड लिया जा रहा था हमें वैक्सीनेशन के टाइम, और पूरा आधार कार्ड का डाटा कहां गया किसी को नहीं पता है साथी। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के डाडाट के तहत देश के बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अंदर घूमना होगा तो हम 19 को पकड़ेंगे, और अगर देश से बाहर जाना होगा तो हम 21 को पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो साथियों अनुच्छेद 21 के तहत कुछ और मौलिक अधिकार है जिसे ध्यान रखिएगा। देश से बाहर जाने और अंदर आने का, त्वरित सुनवाई का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार। ये नहीं है कि पुलिस वाले आए हाथ पकड़ खींच देंगे। ये अलग बात है कि पुलिस वाले कितना पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन दरोगा ये गलती करे तो भाई गलत हो जाएगा। लेकिन इस टाइम तो दरोगा साहब की ड्यूटी ऐसे है कि पूछिए मत बेचारों के, हम लोग मतलब आप भी दरोगा ही बनेंगे। जीवन रक्षा का अधिकार है साथी, ठीक है, राइट टू डिफेंस। आश्रय का अधिकार होता है, सबको आश्रय मिलना चाहिए। स्वास्थ्य का भी अधिकार है। 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये देखिए ये भी दिया हुआ है। इसके लिए आप जानते हैं 21 का भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी दिया हुआ है साथी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा है संदर्भ अनुच्छेद 19 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में सम्मिलित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी। आप जानते हैं निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार, ये भी 21 में है, डीपीएसपी में भी है। अकेले कारावास बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार। आपको सर ये सभी के सभी जो है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। भाई मानव गरिमा से कुछ भी जुड़ा होगा तो तुरंत मान लेना इसी को। जैसे मान लीजिए आप अकेले कारावास में बंद नहीं होने देंगे, ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध, देश से फांसी का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, कोई रोक नहीं सकता। अगला, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ के अधिकार को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार माना है? भाई अगर किसी को हिरासत में ले लिया गया तो पकड़ के उसको बलभर पीटिए, ऐसा नहीं कर सकते ना साहब आप, लेकिन होता है साहब। ये सिलाबर्सी बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में ऐसा कहा गया था, न्यायपालिका ने कहा यार ऐसा मत करो, ठीक है, मतलब हिरासत में ऐसा मत करो। ये केस 1983 का है, 1983 का है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिलाबर्सी बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद। अब 2-3 वाद इससे संबंधित है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे एक तो सलवंत सिंह का मामला है, जो कि डॉक्टर रामरत्नम जो कि सहायक पासपोर्ट अधिकारी हैं, इनसे संबंधित था साथियों, और वहां से जुड़ा विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 21 में। एमएच होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार जोड़ा गया था, 21 के अंतर्गत ये भी जोड़ा गया आर्टिकल 21 में। सिलाबर्सी बनाम महाराष्ट्र हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए। ओल्गा टेरिस बनाम बंबई नगर निगम 1985, आजीविका का अधिकार, रोजगार पाने वगैरह का अधिकार भी इसमें फंडामेंटल राइट के तहत दिया गया साथी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? अब आप देखिए, समुचित पर्यावरण का मतलब है कि हर प्रकार का पर्यावरण। तो अब मुझे बताइए क्या समता में पर्यावरण आएगा? तो आप कहोगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं। संस्कृत शिक्षा में आएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर। शोषण में आएगा? नहीं। जो ये तीनों जब नहीं आ रहा है, आप थिंकिंग करना, अपना खुद रोल मॉडल दिमाग लगाना जो कि पूरी धरती को हिला दिया है, तो भाई बताना बी आंसर हो जाएगा। खतरनाक दिमाग है आपके पास, थोड़ा सोच करके तो देखो भाई। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में आता है। न्यायालय ने एक केस में कहा था, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978, कहा मेरे भाई जीवन का अर्थ जो लाइफ होता है, इसका अर्थ मात्र एक जीव के अस्तित्व से कहीं ज्यादा होता है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी होता है, और वो सारा पहलू इसमें शामिल होता है जो अर्थपूर्ण, पूर्ण और जीवन योग्य, अर्थपूर्ण, पूर्ण और जीने योग्य बनाते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाते हैं। न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का विस्तार किया, जिसमें आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, अदालतों में त्वरित सुनवाई, कैद में मानवीय व्यवहार आदि से संबंधित अधिकार को शामिल किया। स्पष्ट है कि अनुच्छेद 21 के तहत अगर पर्यावरण से संबंधित कोई मुद्दा आता है तो उसके संबंध में हम पीआईएल जारी करते हैं आर्टिकल 21 का हवाला देकर के। जैसे अभी वनतारा का केस हुआ, और भी कई सारे केसेज में आपने देखा।
तो आर्टिकल 21 को आधार बना के हम PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका साथियों हमने न्यायालय में जारी कर दिया। और आप जानते हैं इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 के तहत सीधे हम हाई कोर्ट में जारी कर सकते हैं। तो पर्यावरण से अगर कोई रिलेटेड मुद्दा है तो हम ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान की डांट के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ये कौन सा आर्टिकल देता है? तो आपका उत्तर 21 का देता है। कौन सा आर्टिकल देता है? 21 का देता है। सी मार देंगे, इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब समझिएगा कि 21 का दिया कहा गया है, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। एक संशोधन हुआ था, 86 अमेंडमेंट एक्ट, संशोधन यहाँ पे लिखेंगे 2002 में। इसके तहत अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यह जो है फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार है। एज को याद रखेंगे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये बात कही गई है। उच्च शिक्षा के लिए यानी हाइयर एजुकेशन के लिए यह बात नहीं कहा गया है। एक व्यक्ति है उन्नी कृष्णन, मामला 1993 में उच्चतम न्यायालय ने इसमें कहा कि देखिए भैया, स्वयं जीने के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है, यानी कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो लोगों के पास होनी चाहिए। साथियों, इसी के अनुसरण में आर्टिकल 21 के अनुसरण में संसद ने एक अधिनियम बनाया, एक कानून बनाया जिसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। ये सवाल 21 में पूछा जा चुका है यूपी दरोगा भर्ती, और यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। ये बात भी पूछा जा चुका है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, निरोध माने ऐसे पकड़ के किसी को किसी भी बिना किसी सजा के अपने पास बैठा लेना, ठीक है, इसके संरक्षण के बारे में होता बताया गया है। तो साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है वो हमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उपबंध देता है। तो आर्टिकल 22 को यहाँ याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझें इस बात को। अनुच्छेद 22 का एक क्या कहता है? अनुच्छेद 22 पहली बात याद रखेंगे, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो पहला क्या कहता है? किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार कर लिया गया है उसे कौन कौन अधिकार होगा? सबसे पहली बात तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए, बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, यानी बिना कारण बताए उसे अपने पास नहीं रखा जाएगा। ठीक है, साधारण रूप से अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो। दूसरा कहा गया कि उसे अपनी रुचि के विधि व्यवसायी, विधि मतलब कानूनी, व्यवसायी माने व्यापारी, कानूनी व्यापारी कौन है? वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कर माने अपनी तरफ से वकालत करने की अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी अगर किसी को आपने गिरफ्तार कर लिया है तो उसे अपनी विधि व्यवसायी यानी वकील से मिलने दीजिए, ठीक है, और उसे अपनी प्रतिरक्षा करने के बारे में उससे बात करने दीजिए, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को 15 दिन में सूचित किया जाना चाहिए कि वे किस आदेश के आधार पर उसे निरुद्ध किया गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा आ जाता है तो 15 दिन के अंदर आपको बताना ही पड़ेगा काहे हमने आपको गिरफ्तार किया है। ठीक है, तो ये वाला डेटा याद रखेंगे, 21 में ऐसा सवाल पूछा गया है। अगला कह रहा साथी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। मान लीजिए कि ए नाम के किसी व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश में ए नाम का कोई व्यक्ति है जिसने कत्ल कर दिया, भागते भागते ससुरा पहुंच गया तमिलनाडु, ठीक है, तो तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश में लाने में तो समय लग जाएगा, कि नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। लेकिन ये कहता है क्या अनुच्छेद 22 कि भाई बताओ कि कितने समय के लिए पहुंचना चाहिए? तो याद रखिएगा, ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर पहुंचना चाहिए, लेकिन यातायात का समय इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, मतलब यातायात का समय इसमें नहीं जोड़ा। जब आप गिरफ्तार करिए उसके 24 घंटा के अंदर पहुंचा दीजिए। ये अलग बात है कि पहुंचाएंगे कैसे, 24 घंटा में तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जहां भी आप थाने में पहुंचिएगा वहां से मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाने में आपको 24 घंटे का समय लगना चाहिए। तो मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा विकल्प में राइट आंसर, यानी सही जवाब। अच्छा, ये बात ऐसे अगर आर्टिकल में पूछ लिया कि कौन से आर्टिकल के तहत ऐसा होगा, तब फंस मत जाइएगा। आर्टिकल 22(2) को याद रखिएगा। इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया। अब देखिए, ये कह दिया है कि अभिरक्षा में रखा गया, यानी थाने में बंद किया गया है। उसे दो तरह मतलब उसे कुछ अधिकार प्राप्त होंगे। पहला, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यानी यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़ करके ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। और मजिस्ट्रेट इस ऐसी प्रकार की किसी व्यक्ति को अगर कुछ उसका दोष सिद्ध वगैरह नहीं सिद्ध होता है तो 24 घंटे के अंदर उसको रिहा भी कर देना होगा। ठीक है, मतलब ये कर देंगे, मतलब उस अवधि से ज्यादा अवधि के लिए जो तय करेंगे उससे ज्यादा के लिए आप उसे रोक भी नहीं सकते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है साथी, दंड विषयक कानून। देखिए वो सब साधारण कानून के तहत होता है, लेकिन एक कानून होता है साथी दंड विषयक कानून, जिसे हम निरोध निवारक अधिनियम के तहत गिरफ्तार वगैरह करते हैं, जिसे हम निवारक निरोध की गिरफ्तारी बोल सकते हैं। कह रहा है कि दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को कौन सा प्राधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की हिरासत 3 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग में आप केवल 3 महीने तक ही उसे हिरासत में रख सकते हैं निवारक निरोध में। ऐसे व्यक्ति को निरोध का आधार बताया जाना आवश्यक है। हालांकि अगर सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है, अगर कोई ऐसा काम वो किया है जिसे सार्वजनिक हित निहित है तो उसे ये बात बताया जाना आवश्यक नहीं है कि तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया जाता है साथी। तो निवारक निरोध के लिए ये बात खतरा होता है, तो सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों बातें सही हैं, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझिए इस बात को। देखिए निवारक निरोध के तहत अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है तो क्या क्या उसे मिलता है, कौन कौन से सुविधाएं हैं, कौन कौन से अधिकार हैं। व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस संदर्भ में उचित कारण नहीं बताएगी। मतलब बढ़ाई जा सकती है अगर सलाहकार बोर्ड चाहे तो, और सलाहकार बोर्ड में साथियों याद रखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहते हैं, और अगर नहीं सलाहकार बोर्ड कारण बताती है तो 3 महीने से ज्यादा ऐसे व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा। मान लीजिए शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, मान लीजिए, तो शक के आधार पर गिरफ्तार अगर आप कर भी लेते हैं, हिरासत में ले लेते हैं, तो पहले बात तो न्यायालय में ले जाएंगे, न्यायाधीश के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, तो मैक्सिमम 3 महीने तक आप उसे शक के आधार पर रख सकते हैं। इसीलिए तो ये कानून अभी हाल ही में आपने देखा था कि अमित शाह जी एक कानून लेकर आए थे कि 3 महीने तक अगर किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो वो उसका वो अगर वो मुख्यमंत्री है तो उसका परिषद मतलब उस पद खत्म हो जाएगा। और आप मुझे बताइए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(2) इसके तहत शक के आधार पर तो 3 महीने तक रोक सकते हैं ना। तो अमित शाह जी क्या करने वाले थे आपको पता है, खत्म कर देते पूरा सिस्टम, वो तानाशाह बन जाते, अकेला राजा रहते, क्योंकि जिसको जब मन करता 3 महीने के लिए गिरफ्तार कर सकते थे शक के आधार पे, आर्टिकल 22(2) का प्रयोग करके, कोई कुछ कह भी नहीं पाता, 3 महीने में वैसे उसकी जो है, सोचिए मुख्यमंत्री है तभी भी खत्म हो जाता है, इतना खतरनाक एक्शन ले रहे थे भाई। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। वो समझ गए थे अगर यही 4 महीना कर देते तो ये इसका उल्लंघन हो जाता, तब गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ आप 6 महीने रखिए तब समझ में आए, 3 महीने में तो ये आ जाएगा, वैसे ही हिरासत में आ जाएगा, निवारक निरोध का अधिनियम आ जाएगा। अगला साथियों, निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन भी दे सकता है कि भाई हम गुनहगार नहीं, हमको छोड़ दीजिए, हमने चोरी कब की छोड़ दी है, काहे हमको शक के आधार पर गिरफ्तार कर रहे हो। ठीक है, मीसा जिसे हम साथियों आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कहते हैं, कहा कि संसद के द्वारा कब पारित किया गया था। तो आप लोग जानते हैं साथी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम संसद ने 1971 में पारित किया था, जो कि 1978 में निरस्त हो गया था। तो बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। सही जवाब मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, समझिए संसद द्वारा पारित कुछ अधिनियम, ये पूछा जा चुका है आपके पेपर में, निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था, तो जवाब था 1950। ये यूपीएसआई 2021 का सवाल है, देख लेना, मुझे याद है पूरा। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में आया था। विदेशी मुद्रा का संरक्षण व्यसन निवारण अधिनियम 1974 में आया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये 1980 में, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 में, जो कि समाप्त हो गया 2004 में। ठीक है, अगला सवाल मित्र, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बेगार, जिसे आप बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं, इस पर प्रतिबंध लगाता है, किसी से आप बेगारी नहीं करवाएंगे। तो आप जानते हैं मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम यानी जबरन काम कराना, ये बंद किया गया है आर्टिकल 23 के तहत। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, डी आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, संसद द्वारा महिलाओं तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार। तो मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि मनुष्य का व्यापार करना साथी, ध्यान रखिएगा, मनुष्य का व्यापार। ठीक है, मानव दुर्व्यवहार का यही मतलब हो गया, मनुष्य का व्यापार। और इसके साथ साथ और क्या, बलात् श्रम, बलात् श्रम माने जबरन काम कराना, माने बेगार कराना, इन दोनों को बंद किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत, आप कहोगे सर 23। लेकिन न्यायालय ने संसद ने एक कानून बनाया, अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। महिला और तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार और दमन अधिनियम, ये पूरा नाम है इसका, ये पता नहीं कहे काट दिया गया, यहां से ये पूरा इतना पूरा है साथियों। ये अधिनियम लाया गया था 1956 में। कब, 1956 में। तो याद रखेंगे ए हो जाएगा राइट आंसर। ये किस आर्टिकल के प्रपेक्ष में आया है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 23, जहां पे लिखा गया है क्या, कि मनुष्य का व्यापार नहीं करना है, यानी मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम। तो मानव दुर्व्यापार, मानव का मतलब उसमें महिला, बच्चियां, लड़कियां सब शामिल है साथी। ठीक है,
संसद द्वारा अनुच्छेद 23 के संदर्भ में जारी प्रमुख अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम संसद ने लाया था 1948 में कि जो है बलात् श्रम नहीं कराएंगे, कम से कम कुछ मजदूरी देंगे। महिलाओं तथा लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन या संशोधन अधिनियम 1956 में आया कि महिलाओं का इस तरह व्यापार वगैरह नहीं होगा, मानव व्यापार नहीं होगा। ठेका श्रमिक अधिनियम आया 1970 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम आया 1976 में। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था लाएगा जो कि नेशनल अधिनियम 1976 में बंधुआ मजदूरी खत्म किया गया। साथी इन सारे एक्ट को प्लीज आप याद रखना, मुख्य कार्य मतलब आगे काम आएगा पेपर में। मेरे भाई अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदानों या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाता है साथी, और ये प्रतिबंध आर्टिकल 24 लगाता है। आर्टिकल 24 लगाता है। अरे 14 तो होगा नहीं भाई, दोनों तो बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। हाई तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। ये देखिए यहाँ पर 44 पहुंच गया। अब जानते फंडामेंटल राइट 65 तक है, तो ये होना 34 तो किसी कीमत पे नहीं होगा। तो बचा कौन सा? बी आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24 बच्चा, 24 साल का बच्चा। यानी बच्चों इनको 14 वर्ष से कम आयु के जितने बच्चे हैं कारखाने वगैरह में इनको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। जहां पे ऐसा लगे कि स्वास्थ्य रजिस्टर हो सकता है वहीं पर यह काम किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बाल श्रम के बारे में एक अधिनियम लाया गया है, वो आपसे पूछ रहा है कि कब लाया गया। बाल श्रम अधिनियम यानी बाल श्रम प्रतिषेध और नियमन अधिनियम कब जारी किया गया था संसद के द्वारा अनुच्छेद 24 को लेकर के? तो 1986 में साथियों ये एक्ट आया था। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, आपका सही जवाब। देखिए और कुछ एक्ट लाया गया, जैसे पहला बाल श्रम प्रतिषेध और नियमन अधिनियम 1986, बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 में, बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951। इन सबको याद करना पड़ेगा मेरे भाई। साथियों इस तरह से 22-24 तक हम लोगों ने खत्म किया, 23 और 24 इसको भी हमने खत्म किया। अब आ जाता है साथी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने 23-24 में खत्म कर दिया। देखिए अगर आपने याद रखा होगा तो समता का सबसे पहले हमने समता पढ़ा, 14 से लगा करके आपने कहां तक पढ़ा था? 18। फिर आपने स्वतंत्रता को देखा, ठीक है। आपको सर 19 से 22। फिर हमने देखा कि हमारा शोषण नहीं होना चाहिए, हमने शोषण पढ़ा 23 और 24। साथियों अब ये सब हो चुका, अब हम धर्म के आगे पर आ चुके हैं। अब हम धर्म के बारे में जानेंगे और हम 25 से लगा करके 28 तक चलेंगे। और 25, 26, 27, 28 यहाँ पे 4 ऐसी चीजें हैं जो धर्म से जुड़ी हुई हैं साथी, किसी भी पर्टिकुलर कास्ट से जुड़ी हुई हैं, रीजन से जुड़ी हुई हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 28 तक क्या मामला है, उसको समझते हैं। तो धर्म के अधिकार दिए गए हैं 25 से 28 तक में क्या क्या प्रोविजन है ये समझ लेते हैं। देखिए 25 में अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता। अभी समझाएंगे क्या होता है अंतःकरण, क्या होता है सब कुछ। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय। 27 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी धर्म से रिलेटेड है ये चारों, ध्यान रखेंगे, भूलिएगा मत, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगला ये प्रश्न यहां से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? तो अनुच्छेद 1 तो कभी नहीं दर्शाएगा। और धर्मनिरपेक्ष आर्टिकल 21 में आपने पढ़ा तो आपको बिल्कुल सर कभी नहीं पढ़ा। और अनुच्छेद 32 को आप जानते हैं, यहाँ पे अनुच्छेद 32 तो बहुत खतरनाक है। तो बचा कौन? तो ये तो कभी नहीं हो सकता। अरे भाई प्राणोदयी स्वतंत्रता ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात कर रहा धर्म निरपेक्ष चरित्र को। तो अब बचा कौन? अकेले जिंदाबाद जिंदाबाद। सी मार दीजिए आंसर, सी फॉर कोरोना। ये एक सर हैं आदित्य रंजन जी, उनके द्वारा ये शब्द गढ़ा गया है, मेरा अपना खुद का कॉपीराइट इस पर नहीं है। सी फॉर ऐसे करके वो बोलते हैं भाई, है ना। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है? एक एक का मतलब देखिए भैया, अंतःकरण का सिंपल सा मतलब है कि सभी व्यक्तियों को भगवान या उसके रूप के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता। चाहे तो आप लड्डू गोपाल बनाइए, चाहे तो आप शून्य कर दीजिए जहां पे कोई खुदा ही नहीं है ना, चाहे तो आप ईसा मसीह को टांग दीजिए, सब जो आपका मन करे आप करिए, आप मान सकते हैं जिसको आप मानना चाहे मान सकते हैं। चाहे आप पिपरवा तर्क बरम को लाके अपने सर पे घूमिए कि हमारे ऊपर पिपरवा तर्क बरम है ना, नाम मत लीजिएगा वरना आ जाएगा। तो मेरे भाई अंतःकरण का मतलब भैया हम जिसको जिस रूप में मानना चाहेंगे उस रूप में मानेंगे, चाहे हमारे भगवान चाहे जैसे हो, टेढ़े मेढ़े गोले मकोले जो मन करे वो मानेंगे। क्लियर? अच्छा
दूसरा, मानने का अधिकार। इसका क्या मतलब है? अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। चाहे तो आप दुकान खोल लीजिए और दुकान के सामने भभूत वगैरह खोपड़ी टांग करके आप डांस करिए और कहिए कि हमारे ऊपर आ जाती है स्वयं भगवान या काली माँ या स्वयं खुदा आ जाता है मेरे सर पे और जो मैं बोलता हूँ सही हो जाता है, हनुमान जी मेरे सर पे आ जाते हैं, जैसे एक पंडित जी बोलते हैं आजकल, पर्ची वाले पंडित जी। तो अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को सार्वजनिक करने का अधिकार है, आप कर सकते हो। मानने का अधिकार है, इसे फंडामेंटल राइट है, कोई रोक नहीं सकता साहब। आचरण का अधिकार, क्या मतलब इसका? धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने का, अपनी आस्था और विचार का प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है, चाहे मानिए चाहे मत मानिए। आचरण करने का भी अधिकार आपको है साहब, ठीक है। प्रसार करने का अधिकार, अभी ये देखिए, अपने धर्म का प्रसार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। जैसे आपने अभी पीछे मेरे पहले वीडियो में पढ़ा था, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति कौन से अधिनियम के तहत मिला? तो आप कहोगे सर 1813 का चार्टर एक्ट। आप कहोगे ना, पढ़ोगे तब कहोगे। ऐसे ही प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन क्या प्रसार करने के अधिकार में किसी को जबरन धर्मांतरित करने का अधिकार है? तो आप कहोगे नहीं सर, प्रसार करने के अधिकार में हम किसी को जबरदस्ती किसी धर्म से उठा करके अपने धर्म में नहीं लाएंगे। तो ये अधिकार ध्यान रखिएगा। तो 25 तो आपको याद हो गया होगा ना, 25 यही सब दिया है। 26 में क्या है सुनिए, भारतीय संविधान के डाट के में धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थाओं की स्थापना और संचालन करने का अधिकार दिया गया है। अब सुनिए क्या मतलब है मेरे भाई, ये बात दिया गया है अनुच्छेद 26 में। ये क्या कहता है अनुच्छेद 26? कहता है कि सुनो यार, देखो, अगर दो चार लोग मिल करके चाहें तो कोई एक संस्था बना सकते हैं जो एक पार्टिकुलर धर्म के उत्थान से संबंधित हो। जैसे आपने रामकृष्ण मिशन सुना था, हिंदू धर्म से संबंधित है, आपने ध्यान देखा था रामकृष्ण मिशन में कई सारे लोग जुड़े हुए थे। तो साथियों, इस प्रकार का कोई संगठन या संस्था बनाया जा सकता है, तो किसके तहत बनाया जा सकता है? अनुच्छेद 26 के तहत। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसके अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी एक अनुभाग को निम्न अधिकार प्राप्त हो। संप्रदाय मतलब संगठन, संस्था, समूह। कौन कौन काम? धार्मिक और मूर्त प्रायोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन बना था, जैसे आनंद मार्ग बना है, ठीक। अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार उस संस्था को होगा। जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व का अधिकार भी उस संस्था को होगा। अब सुनिए, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी उस संस्था के पास है, अगर वो ट्रस्ट में दिया गया है। न्यायालय ने साथियों रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग को हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय माना है, लेकिन अरबिंदो सोसाइटी को धार्मिक संप्रदाय नहीं माना है। रट लेना, इसको रट लेना, अरबिंदो सोसाइटी को धार्मिक संप्रदाय नहीं माना है, क्योंकि धार्मिक संप्रदाय होने के लिए साथियों व्यक्तियों का समूह चाहिए। आप अकेले खड़ा होकर के अपना संगठन नहीं बना सकते, उसमें उस पार्टिकुलर धर्म के लोगों का होना आवश्यक होता है। और भी कई सारी आवश्यकताएं होती है, पर हमारे लिए आवश्यक नहीं है। सिविल सर्विस के लिए आवश्यक है वो सारी चीजें, लेकिन इतना याद रखिएगा कि अगर आप कोई धार्मिक संप्रदाय बनाना चाहते हैं, संगठन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उस धर्म से संबंधित लोगों की आवश्यकता आपको होगी साहब, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के डाट में कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए निर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। ससुरा इतना बड़ा लिख देता है कि पूछिए मत। अरे भाई सिंपल सी बात है, देखो भैया, मैं हूं मान लीजिए ए फॉर ईसाई धर्म से संबंधित हूं, ठीक है, और हमारे वाई फॉर योगी जी ब्राह्मण जी से संबंधित है, सपोज करिएगा। तो ऐसा नहीं है कि योगी जी कहें कि भाई सभी लोगों को एक नया टैक्स देना पड़ेगा, कि हमें जो है टेम्पल का विकास करना है, एक नए प्रकार का टैक्स दो। ऐसा योगी जी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 27 साफ साफ कहता है कि भाई देखो ऐसा आप नहीं कर सकते। यानी किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं आप कर सकते हैं जिनका आगमन किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय हो। सिर्फ हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कर सकते भाई। तो ये बात आर्टिकल 27 रोक देती है साहब, ठीक है। समझिए क्या होता है आर्टिकल 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय, अब समझ गए धार्मिक संप्रदाय का मतलब वह संगठन की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों से संदाय हेतु
बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरा शब्द में राज्य जो है कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान और रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकती। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अयोध्या का विकास कैसे हो रहा हो साहब, सरकार व्यय नहीं कर सकती लेकिन जो सुविधा दे रही है उस पर शुल्क तो ले ही सकती है ना। तो याद रखेंगे कर की उगाही पर रोक लगा सकती है, ना कि शुल्क पर। सरकार शुल्क ले सकती है, सुविधा शुल्क, हेल्प शुल्क, और उसी शुल्क से तो सरकार सुविधा दे रही है, सुरक्षा दे रही है, सिर्फ पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और यार जानते हैं जिसकी सरकार होती है उसके हाथ में सारा कानून होता है, बात इतनी सी है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी शिक्षण संस्थान, ध्यान से सुनिएगा ये बतिया, चाहे सार्वजनिक हो, निजी हो या अल्पसंख्यक संस्थान, जब ये लोग आ जाए अल्पसंख्यक तो रुक जाइए, कोई भी धार्मिक शिक्षण का प्रावधान नहीं होगा। आई, ये कौन सी बात हो गई मेरे भाई? अरे भाई कोई एक समझ में आता था, कह रहा कि राज्य से पूर्णतः पोषित। किसी भी शिक्षण संस्थान में चाहे सार्वजनिक हो या निजी या अल्पसंख्यक संस्थान हो, कोई भी धार्मिक शिक्षण का प्रावधान नहीं होगा। राज्य निधि से अगर पूर्णतः प्रोत्साहित होगा तो उसमें होगा साथी, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ऐसा। अगला कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति महान आदर्शों, नहीं गलत है भाई, कोई भी धार्मिक शिक्षण का प्रावधान नहीं होगा, ये बात गलत है। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म अभिवृद्धि करने के लिए ये सब अधिकार होता है साथी, तो ये वाला गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। यदि कोई व्यक्ति महान आदर्शों जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघ से प्रेरित का पालन करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार रोका जा सकता है? कभी जिंदगी में नहीं। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दोनों नहीं सही है। डी लगाइए, ना तो एक ना ही दो, डी लगाइए आंसर, ना तो एक ना ही दो। समझिए, धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने से स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, केवल राज्य निधि से साथियों। हालांकि यह व्यवस्था उन शिक्षा संस्थानों में नहीं लागू होती है, सुनिएगा क्या कह रहा है कि उन शिक्षा संस्थानों में नहीं लागू होती है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रही है, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन यानी प्राइवेट स्कूल है। ठीक है, इसके अनुसार राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को किसी ऐसे संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ सरस्वती पूजा होता है विद्यालय में, तो कोई अगर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति आना नहीं चाहता है सरस्वती पूजन में तो हम उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि वो आर्टिकल 28 कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसको लगे आप मारने की काहे तुम नहीं कल आए थे, ये गलती है। और अगर मान लीजिए कोई अल्पवयस्क है तो उसके गार्जियन से पूछे बिना आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो आपका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, भारतीय संविधान के देखिए हमारा मानना है कि सबको अपने धर्म के साथ अपने आस्थाओं के साथ जीने चलने का अधिकार होना चाहिए, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए जनरेशन जेड को स्वच्छता पर, जो हमारी नई जनरेशन है साथी, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर खराब होता जा रहा है, तो हमें टोटली डिपेंडेंट इन सब चीजों से हट करके स्वच्छता, पर्यावरण, इन सारी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। जहां पर पब्लिक से रिलेटेड इशूज आ रहे हैं उन पर हमें फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, जनरेशन जेड का ये काम होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के बीच में आपसी टकराव मतभेद को बढ़ाना। ये काम जो है पॉलिटिकल्स का होता है, तो वो उनका अपना मुद्दा होता है साथी। ठीक है, बाकी जनरेशन जेड की सबसे बड़ी दायित्व इस समय पर्यावरण को बचाना है। आप देख ही रहे हैं किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी सत्यता सत्यनिष्ठता के साथ पर्यावरण की सुरक्षा करना है, आर्टिकल 21 को पूरी तरह से प्रभावी बनाने में सहायता करना है प्रशासन का। आगे कह रहा साथी, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संस्कृत और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? अब ये अधिकार देखिए बहुत जरूरी था 29-30, जो कि अनुसूचित जातियों के लिए बहुत आवश्यक है साथी। तो 29-30 में ये बात दिया गया है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब साथी। समझिए बात को, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित उपबंध दिया गया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। जबकि 30 में कहा गया कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के बारे में उपबंध है। अगर कुछ प्रश्न छूट जा रहे हैं, कुछ वाद छूट जा रहे हैं, तो आप घबराइए मत, हम टेस्ट सीरीज आगे जब बढ़ाते चलेंगे तो हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो वहां पे उस वाद को हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे दोस्त।
सुनिए, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों से संबंधित है। अब आप तुरंत मारिएगा, अनुच्छेद 19 सॉरी अनुच्छेद 29 सी हो जाएगा आपका राइट आंसर मेरे भाई। देखिएगा, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में है। इसमें कहा गया कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली हो, भाषा हो, लिपि हो व संस्कृत हो, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। इसीलिए तो अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टिकुलर व्यक्ति जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृत है, उसे वह सुरक्षित रख सकता है, उसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाली संस्था या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। साथी स्पष्ट है, अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सवाल भी हमसे कई बार पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 29 किस प्रकार के अल्पसंख्यक की रक्षा करेगा, तो भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। इसे ध्यान रखिएगा सर, दोनों बातें ध्यान रखना, कूट करके पूछेगा घुमा घुमा के। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अनुच्छेद 30 में क्या शिक्षा का अधिकार है, तो आप कहोगे सर ये तो 21 का आपने पढ़ाया। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, अब देखिए अल्पसंख्यक के हितों, तो आप कहोगे सर ये तो 29 है। धार्मिक मामलों पर प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप कहोगे सर 25, तो सर नहीं थे 26, 25 का मारोगे 26 है। अब कौन बचा, बी आंसर मार दीजिए आप लोग, ठीक है। अब सुनिए, एक बार मेरे वीडियो देख करके 3-4 बार मन में गूंथिएगा ना, सब याद हो जाएगा। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थान की स्थापना करेंगे और देखिए वहां का प्रशासन भी खुद संभालेंगे, ये अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। इसके अनुसार अल्पसंख्यकों को, यानी धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार होंगे, सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। लेकिन इसमें फीस अपने मन से लगाने का अधिकार नहीं शामिल है, ध्यान रखिएगा, फीस सरकारें लगाएगी। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यक द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेंगे। ये नहीं है कि किसी, अगर राज्य किसी भी स्कूल को कोई व्यवस्था दे रही है तो अल्पसंख्यक वाले विद्यालय को नहीं देगी, नहीं भाई, इन्हें भी देना पड़ेगा राज्य को, यानी राज्य इसमें विभेद नहीं कर सकती है, ठीक है। अगला, ध्यान से पढ़िए, जवाब दे देंगे, बहुत आसान सवाल है, इतना पढ़ा दिया आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, कहा कि राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षा संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। तो अभी धर्म और भाषा आपने देखा था, ऊपर अपने पढ़ा 3 के बारे में, याद करिए 30 के बारे में, हाँ सर तो अभी तो पढ़ा हमने, सही है। यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को हम खत्म कर देंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बेचारा दिव्यांग है तो खत्म कर देंगे क्या, नहीं भैया, ये नहीं कर सकते। केवल एक मारिए आंसर। अब तो आप इतना फंडामेंटल राइट पढ़ चुके हैं, पूरा फंडा बदल देंगे साहब, जिंदगी में नहीं फंडामेंटल आप भूलेंगे। अनुच्छेद 30 देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद 30 कहता है कि बहुत सुनो, इसके अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार। अब सुनिए, अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के जो शिक्षा संस्थान है अपनी बच्चों को अपनी भाषा में जो है शिक्षा दे सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। और सुनिएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, उन शिक्षा संस्थानों पे देश का जो सामान्य कानून है, जो राष्ट्रीय हित से संबंधित हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो, समाज कल्याण से, सार्वजनिक व्यवस्था से, नैतिकता से, स्वास्थ्य से, स्वच्छता से, कराधान से, जो सब पर लागू होते हैं वो अल्पसंख्यक संस्थान पर भी लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको छू करके चलिए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला, भारतीय संविधान का धारा संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है, तो आप लोग इनसे भली भांति परिचित होंगे, इनके बारे में डिटेल में नहीं चलना है, बस थोड़ा सा याद रखिएगा। 31A में ये बात दिया गया है, पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन आप जानते हैं अमेंडमेंट करके इन्हें हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिग्रहण। अब जानते हैं मेरे भाई संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ था, तो आपका उस संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 एक चय में था, ठीक है। अच्छा, चय हमने बताया था क्या, बीच में चय गायब करके सीधा 6 कर लीजिएगा, वहां पे अगर ऊपर हमने चय शायद लिख दिया था उसे आप काट दीजिएगा, चय नहीं है, 6 से सीधे शुरुआत हो गया, चय गायब हो गया है। चय देखिए क्या था, अनुच्छेद 19 एक में कै, ख, ग, घ, अंगा, फिर चय नहीं था साथी, 6 ये है, चय गायब कर दिया गया, क्योंकि पहले 7 मौलिक अधिकार था, अब चय जो है गायब कर दिया गया, क्योंकि चय ही वो हमारा था जिसमें संपत्ति का अधिकार दिया था मौलिक अधिकार के रूप में, और अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन किया गया था, ठीक है।
अनुच्छेद 19 एक चय और अनुच्छेद 31 को हम जानते हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार है। और एक बात याद रखिएगा, अगर संपत्ति के अधिकार का हनन होता है तो अब हम सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये वाला पॉइंट याद रखना, ये जरूरी है। अनुच्छेद 21A क्या कहता है, संपदाओं आदि के अर्जन के संबंध में। जबकि 31B, अच्छा ये दोनों लोग जोड़े कब गए थे, तो ये पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया है ये तीनों। 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यीकरण, आवश्यक नहीं है इसे समझाना, घबराइए मत। कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में है। तो ऐसे सिर्फ इनका नाम याद रखिए, इनके बारे में डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, शॉर्ट में 10 मिनट का ही वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी मुद्दा है, हमारी जरूरत का नहीं है, ठीक है। कमेंट करेंगे तो बना देंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। भाई आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन कौन अनुच्छेद है जो इन सबको गारंटी देगा, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 साथी, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है कि भैया अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो उसका उपचार हम कर देंगे। अनुच्छेद 32 कहता है, अनुच्छेद 32 को तो श्री अम्बेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 संविधान की मूलभूत ढांचा है साथी, बेसिक स्ट्रक्चर है। आपको याद है केशवानंद भारती मामला, जिसमें न्यायालय ने क्या कहा था, मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता, यानी संविधान संशोधन के द्वारा भी अनुच्छेद 32 में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और आप जानते हैं अनुच्छेद 32 खुद है, भले ही मौलिक अधिकार का पार्ट है, लेकिन मौलिक अधिकार का अधिकार ही इसके पास है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा होता है किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। संवैधानिक उपचार का इसके पास अधिकार है साथी। ये सारे जितने भी हमने मौलिक अधिकार पढ़ा, उन सबकी बीमारियों को हल मिलता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत साथियों आप जानते हैं कि ये कहता है साफ साफ, अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों का संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचार की व्यवस्था करना है। और आप जानते हैं न्यायपालिका इसके द्वारा रीट जारी करती है साथी। मौलिक अधिकार को जारी करने की याचिका कौन जारी करता है, तो आपको सर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, ये दोनों जारी करते हैं। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों लोग रीट जारी कर सकते हैं मेरे भाई। क्या कौन कौन सा रीट होता है, तो आपको सर 5 रीट। कौन कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। और सुनिएगा एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, आर्टिकल 35 वो आगे चल के हम चर्चा करेंगे। क्या संसद किसी अन्य न्यायालय को, यानी उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के पास सही है, अधीनस्थ न्यायालय को भी इन रीट को जारी करने का अधिकार दे सकती है, ठीक है। अच्छा देखिएगा, उच्चतम न्यायालय का जो रीट संबंधी न्याय क्षेत्र है उच्च न्यायालय से कम है। काहे, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकार के क्रियान्वयन के लिए रीट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय जो है साथी वो किसी भी विधि से संबंधित अगर कोई मैटर हो जाता है तभी भी रीट जारी कर सकता है। तो इसलिए याद रखेंगे इस वाले स्टेटमेंट को कि उच्चतम न्यायालय का जो रीट संबंधित न्यायिक अधिकार है वो उच्च न्यायालय से कम है, ठीक है। इसको याद रखिएगा ऐसे स्टेटमेंट। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं पांचों रीट के बारे में, फिर उसके बाद अनुच्छेद 33 पे चलते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में अनुच्छेद 33, 34, 35 फंडामेंटल राइट की विशेषता, कुछ वाद, कुछ झगड़े विवाद और उसके साथ साथ नीति तत्व, मौलिक कर्तव्य खत्म करेंगे, ठीक है, कल वाले सेशन में। बताइए भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट कौन जारी करेगा, तो आप जानते हैं ये सब रीट ग्राम न्यायालय ये सब तो जारी नहीं करेंगे, उच्च न्यायालय जारी करेगा आर्टिकल 226 के तहत, है ना। अरे बोलो ना तेज से। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति को कोई प्राधिकरण है, कोई ट्रिब्यूनल है, इसने गिरफ्तार कर लिया है, मान लीजिए पुलिस ने ही गिरफ्तार कर लिया है, तो उसके खिलाफ न्यायालय एक रीट जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जिस बंदी को तुमने पकड़ा है, जिस अभियुक्त को तुमने पकड़ा है, उसे प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष माने सशरीर मेरे सामने प्रस्तुत करो, यानी शरीर को प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है हैबियस कार्पस। यह रीट उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध जारी किया जाता है, सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ ये रीट साथियों हम जारी कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को जारी किए जाने वाले परमादेश याचिका का वास्तविक अर्थ क्या होता है, जिसमें उसके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने को कहा जाता है, जिनके पालन में वह विफल रहता है। मान लीजिए आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप जाते हैं बैंक में, खूब दौड़ाया जाता है, बैंक का कर्मचारी आपका कोई काम नहीं करता है, खूब बिलबिलाता है, कहता है कल पे टाल देता है, चाय पर चर्चा करता है बार बार,
आप सीधे उससे जाइएगा, कहिएगा साहब ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, आपके खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत हम जाते हैं न्यायालय में और आपके खिलाफ हम एक रीट जारी कराएंगे जिसका नाम है परमादेश। तो पहली बात तो सनक जाएगा जब वो सुनेगा कि आप सुप्रीम हाई कोर्ट जा रहे हैं, कहेगा भाई, और उससे बताइएगा कि देखिए साहब परमादेश आदेश क्या होता है, परमादेश रीट क्या होता है। जब कोई अधिकारी अपना काम नहीं करता है तो न्यायालय उसको पकड़ के घसीट के अपने पास बुलाता है, इसी को हम बोलते हैं परमादेश रीट, कि हम आदेश देते हैं, सीधे कहेगा हम आदेश देते हैं न्यायालय परमादेश में कि हम आदेश देते हैं तुम चल के आओ मेरे भाई। ठीक है, अब सुनिएगा, ऐसा कोई भी पब्लिक सर्विस करने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, डीएम एसडीएम चाहे जो हो भैया, उनके खिलाफ ये जारी होगा। यह रीट न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों तथा नकारने के बारे में न्यायालय उनसे पूछ सके। सार्वजनिक इकाई, कोई निगम, कोई अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ तक कि कोई प्राधिकरण, न्यायालय न्यायाधीश के खिलाफ भी साहब या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य से जारी किया जा सकता है, लेकिन यह किसी निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है। याद रखिएगा, इन्हें कोई मास्टर अपना चैप्टर नहीं कंप्लीट कर रहा है, आप हमारे ही खिलाफ चल जाओ नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप अगर मान लीजिए कि आप हमारा पेड कोर्स अच्छा नहीं ज्वाइन किए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा जो पेड ग्रुप चल रहा है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में ज्वाइन करिए, अभी ज्वाइन करिए, कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, इसमें जो है हम आपको 100 टेस्ट कराएंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ आपको पूरी तरह से दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इसमें आप जो है हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 888176 पे आप संपर्क कर सकते हैं। फीस जो इसकी प्राइस होती है साथी 2021 के बैच से ही मेरी फीस फिक्स है, ना घटा है ना बढ़ा है। दुनिया महंगाई हो गई है लेकिन हम अभी भी वहीं पर रुके हुए हैं। साथ ही 100 सेट लगभग में आप ये मान के चलिए कि 1200 से यानी 1500 से ज्यादा पन्ना टाइप करवाना पड़ेगा। ये फीस बहुत लिटिल होती है, उसके सामने अपने पास से हमें देना होता है साथी, है ना। पर थोड़ी सी हेल्प हो जाती है तो चलो ठीक है, मजा आ जाता है काम करने में। प्रतिषेध का मतलब होता है साथी रोकना। अब किसको रोका जाएगा, तो याद रखिएगा यह जो रीट होता है प्रतिषेध रीट, ये भी न्यायालय जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है अपने अधीनस्थ न्यायालय में। उच्च न्यायालय के नीचे जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हो गया साथी हाई कोर्ट, जो अलग अलग राज्यों के होते हैं। फिर हाई कोर्ट के नीचे आप जानते हैं अधीनस्थ न्यायालय हो गए साथी, ठीक है, और अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय हो गए और ग्राम न्यायालय वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जो है जो हमारा हाई कोर्ट होता है वह जो है प्रतिषेध रीट जारी करता है और इसका काम होता है रोकना। जैसे मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, मर्डर वगैरह किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, लेकिन इसे सजाए मौत जो है वो अधीनस्थ न्यायालय दे देता है। ऐसा कोई काम करता है जो अधीनस्थ न्यायालय के पास उसको करने की शक्ति नहीं है, तो उच्च न्यायालय कहता है कि भाई रुको, ये तुम्हारे न्याय क्षेत्र के बाहर है, तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि तुम किसी को जो है फांसी पर लटकवा दो सामने खड़ा करके, ठीक है। तो वो अपने पास बुला लेता है, प्रतिषेध रीट जारी करता है कि आप ऐसा मत करिए, ये आपके न्याय क्षेत्र के यानी आपके न्याय क्षेत्र से ज्यादा ऊपर का है, आपका काम ये नहीं है। तो किसके खिलाफ जारी किया जाएगा, तो अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ कौन जारी करेगा, उच्च न्यायालय, ठीक है। और केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो प्राधिकरण है, जो साथी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल होता है, जब हम आपको प्राधिकरण के बारे में अलग से पढ़ाएंगे, जब आप अनुच्छेद भाग 14 कै पढ़ेंगे भारतीय संविधान का, तो आपने उसमें पढ़ा होगा अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो उसमें प्रशासनिक अधिकरण के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसके खिलाफ या कोई विधायी निकाय या फिर निजी व्यक्ति और निकाय के खिलाफ ये प्रतिषेध रीट नहीं जारी किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के खिलाफ ही जारी किया जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही साथी, मिलते हैं आपसे हम अगले सेट में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद। अच्छे से पढ़िएगा, पूरी बातें समझ आ गई होगी तो दिल से लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा।